हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वितरण वाहिकाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके मीनिंग से। बेसिक होता क्या है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? Distribution channel are the network of organization including manufacturer, wholesaler and retailer. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो एक नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो अपनी गुड्स को, जो प्रोड्यूसर की जो गुड्स होती है उसको, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। A distribution channel is the network of the individual and organization involved in getting a product or service from the producer to customer. जो ये एक ऐसा चैनल है जो अपनी सर्विसेज और गुड्स को प्रोड्यूसर से ले जाकर कस्टमर तक फ्लो करता है। In other words, channel of distribution indicates routes or pathway through which goods and services flow or move from producer to customer. अन्य शब्दों में वितरण वाहिकाएं जो है वो एक ऐसा मार्ग और ऐसा पाथ है जिसके थ्रू गुड्स और सर्विसेज को हम फ्लो कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं प्रोड्यूसर से कस्टमर्स तक। तो इस तरह से हमारा ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। आइए अब हम इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, एवरी प्रोड्यूसर सिक्स टू लिंक टुगेदर द सेट ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स that best fulfill of the firm's objective. This set of the marketing intermediates is called the marketing channel. फिलिप कॉटलर के शब्दों में, प्रत्येक निर्माता विभिन्न विपणन मध्यस्थों को जो फर्म के लक्ष्यों में सर्वोत्तम ढंग से पूरा करते हैं परस्पर जोड़ने की कोशिश करता है। विपणन मध्यस्थों का यह सेट ही विपणन वाहिकाएं कहलाती हैं। तो इस तरह से हमने इसका बेसिक मीनिंग देख लिया है और इसकी डेफिनेशन देख ली है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। वापस से एक बार थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि उत्पादों के स्वामित्व का हस्तांतरण करने के लिए अपनाए गए मार्ग वितरण वाहिका या वितरण माध्यम कहलाते हैं। जब हम गुड्स और सर्विसेज को टाइटल का ही ट्रांसफ़र कर देते हैं और उस टाइटल को ट्रांसफ़र करने में जो भी मार्ग होता है, जो भी पाथ होता है, उसको हम कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आइए अब हम आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहला है रूट फॉर फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पादों के प्रवाह का मार्ग। वितरण वाहिका का मार्ग वह होता है जिसके द्वारा वस्तु और सेवाएं प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाई जाती है, फ्लो करवाई जाती है। सेकेंड है कंपोजिशन, संगठन। वितरण वाहिकाओं में जैसे कौन कौन से कंपोजिशन का पार्ट कौन कौन है संगठन का? होलसेल व्यापारी, रिटेल व्यापारी, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर आदि से बना हुआ होता है ये। फिर थर्ड है इसका फंक्शन के मध्यस्थ वे सभी क्रियाएं संपन्न करते हैं जो स्वामित्व के हस्तांतरण, अधिकार के हस्तांतरण द्वारा उत्पादों को उपभोक्ता को पहुंचाने के लिए आवश्यक होती है। फिर है रेमुनरेशन, पारिश्रमिक। वितरण वाहिका के सदस्यों को उनकी सेवाओं का पारिश्रमिक कमीशन के रूप में प्राप्त होता है। यह कमीशन उत्पादक या निर्माता द्वारा उत्पादों की कीमत में जोड़कर दिया जा सकता है। फिर है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह क्रमबद्ध एवं सुगम होता है। प्रवाह की सामान्य कोई निश्चित दशा नहीं होती है क्योंकि ये प्रवाह उपभोक्ता की स्थिति पर निर्भर करता है। तो इस तरह से थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आइए इसके फंक्शन देख लेते हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या कार्य करता है। सबसे पहला, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, स्वत्व का हस्तांतरण करता है। उत्पाद के उपभोग के लिए इसका क्रय विक्रय होना अनिवार्य है। क्रय विक्रय की क्रियाओं का परिणाम होता है कि उत्पाद का स्वत्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित किया जाए। वितरण वाहिका वस्तुओं के स्वत्व का हस्तांतरण को संभव बनाती है। फिर है नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। वितरण के माध्यम से उत्पादकों व उपभोक्ताओं के बीच में एक कम्युनिकेशन का भी काम करते हैं। ये उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच में जो दूरी होती है उनके लिए ये परस्पर एक संपर्क होता है। फिर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट थर्ड, के उत्पादन और उपभोग के बीच सदैव अंतराल रहता है। इस अंतराल में उत्पादन कार्य को बनाए रखने के लिए सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो फाइनेंस की। तो इसी प्रकार उपभोक्ताओं को साख सुविधा की आवश्यकता होती है, तो वित्त प्रबंधन इस समस्या का समाधान करता है।
फिर फोर्थ है प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण, यानी वितरण वाहिका उत्पाद के मूल्य निर्धारण में निर्माताओं और उत्पादों का सहयोग करती है। इन्हें बाजार और प्रतिस्पर्धी स्थितियों, कीमतों, वितरण लागतों और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति आदि के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। फिर है प्रमोशनल एक्टिविटीज, संवर्धन मिश्रण में विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, सेल्स प्रमोशन आदि घटक होते हैं। तो इन क्रियाओं में निर्माता और उपभोक्ताओं का प्रत्यक्ष सहयोग करते हैं। फिर लास्ट है मैनेजमेंट ऑफ कंज्यूमर सर्विस, यानी कि विपणन सदैव उपभोक्ता संतुष्टि द्वारा लाभ कमाने पर बल देता है। उपभोक्ताओं को उत्पादों से संतुष्टि प्राप्त हुई है या नहीं, ये उपभोग के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। तो इस तरह से हम अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आइए हम इसके क्लासिफिकेशन या इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं कि चैनल मेनली कितने टाइप के होते हैं। मेनली चैनल 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल। आइए पढ़ते हैं क्या होते हैं डायरेक्ट और क्या होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चैनल वो चैनल है जिसमें प्रत्यक्ष वितरण वाहिका वो वाहिका है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मध्यस्थ नहीं होता है। जैसे हमने एक चेन बनाई है कि प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और फिर कंज्यूमर। तो डायरेक्ट चैनल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डायरेक्ट चैनल की जो चेन होती है वो डायरेक्ट क्या होती है, प्रोड्यूसर टू कस्टमर। ठीक है, तो इस पद्धति का उपयोग तब उपयुक्त रहता है जब बाजार केंद्रित हो, वस्तु नई और तकनीकी प्रवृत्ति की और ग्राहकों की संख्या कम हो। ये वितरण ये जो विधि होती है वो उसमें संगठन के स्वयं के साधनों से वाहिकाओं का काम किया जाता है, यानी कि वो जो प्रोड्यूसर होता है वो खुद ही अपने कस्टमर तक अपने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। अब इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं कि डायरेक्ट चैनल जो होता है उससे अगर हम वो यूज़ करते हैं तो उससे कंज्यूमर से हम कांटेक्ट बना कर रख सकते हैं। फिर है कंज्यूमर की अगर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई कंप्लेन है तो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर थर्ड है कंज्यूमर की जितनी डिमांड है, डिमांड और सप्लाई में कोऑर्डिनेशन बिठा सकते हैं। फिर है कि हम अपने प्राइजेस में ज़्यादा प्राइजेस बढ़ा भी नहीं पाएंगे। फिर है कि उनकी कॉस्ट को भी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ये थे हमारे मेरिट्स। अब हम डीमेरिट्स देख लेते हैं कि वितरण की ऊंची लागतें आती है कि एक अगर प्रोड्यूसर खुद अपने कस्टमर तक अपनी सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करवाएगा तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। फिर है सीमित विक्रय क्षेत्र कवरेज। फिर है प्रबंधकों के दायित्व में वृद्धि, केवल औद्योगिक उत्पादों के लिए उपयुक्त और विभिन्न कार्यों के बीच में समन्वय की समस्या। ये था हमारा प्रत्यक्ष वितरण वाहिका यानी डायरेक्ट चैनल, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मध्यस्थ नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक चेन होता है, वो है प्रोड्यूसर टू कस्टमर। आइए अब हम अप्रत्यक्ष वितरण वाहिका यानी इनडायरेक्ट चैनल देख लेते हैं कि होता क्या है। जब उत्पादों का वितरण मध्यस्थों की सहायता से किया जाए तो वह अप्रत्यक्ष वितरण वाहिकाएं कहलाती है। यानी इसमें ये इस प्रकार की चेन बनती है जैसे प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कस्टमर्स। यानी कि इसमें एक चेन होती है, ये इसलिए यूज़ की जाती है ताकि कस्टमर ज़्यादा हो तो हम कम टाइम में ज़्यादा लोगों तक अपने गुड्स और सर्विसेज पहुंचा सके, इसलिए इस चेन को वहाँ पर यूज़ किया जाता है। आइए अब हम इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट क्या होते हैं, अगर मार्केट आपका बहुत फैला हुआ है जिसमें कस्टमर बहुत ज़्यादा है तो आप ये चैनल यूज़ कर सकते हैं। ग्राहकों को अधिक सेवाओं से संतुष्ट कर सकते हैं, व्यापक विक्रय की वितरण लागतों में कमी कर सकते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं के विक्रय हेतु उपयुक्त और उत्पाद और उपभोक्ता हेतु वित्त सुविधाएं। फिर डीमेरिट्स है, वितरण प्रणाली पर नियंत्रण रखना संभव नहीं है, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, मध्यस्थों द्वारा उत्पाद रुचि का अभाव, मांग और पूर्ति में संतुलन कर पाना बहुत कठिन होता है। तो इस तरह से हमने इनडायरेक्ट चैनल देख लिया है। ये हमारे 2 टाइप थे, मेनली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपको समझ आ ही गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो हमको, जब हम इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो भी चैनल हम यूज़ करते हैं तब हमको वो अफेक्ट करते हैं। तो आइए वो फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर्स को हमने मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि फैक्टर रिलेटिंग टू प्रोडक्ट से रिलेटेड, फिर है कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, फिर है कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर है मिडलमैन और फिर है एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो आइए शुरू करते हैं प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक से। सबसे पहला, अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो अगर जब एक उत्पादित वस्तु औद्योगिक प्रकृति का होता है तो हमेशा डायरेक्ट चैनल ज़्यादा सूटेबल होती है। फिर है पेरिशेबल, अगर आपका प्रोडक्ट नाशवान प्रकृति का है, जैसे फल फ्रूट, जैसे बेकरी, जैसे डेयरी का सामान, ये सारी चीज़ें जो टिकाऊ जिनको हम टिकाऊ नहीं कह सकते, जो ज़्यादा टाइम तक हम स्टोर करके नहीं रख सकते, उनके लिए डायरेक्ट चैनल यूज़ करना है। फिर है कि पर यूनिट प्राइस कि जब उत्पाद का मूल्य ज़्यादा हो तो प्रत्यक्ष वितरण ज़्यादा उपयुक्त रहता है। फिर है ऑब्सोलेंस रेट यानी अप्रचलन की दर, यदि उत्पाद के स्टाइल और फैशन शीघ्र परिवर्तनशील है तो उसका वितरण फैशन वस्तुओं के विशेषज्ञों द्वारा उपयुक्त रहता है। फिर है टेक्नोलॉजिकल नेचर, फिर इसका मतलब है कि अगर प्रकृति और वजन में ज़्यादा अधिक है तो उसके लिए विक्रय के लिए उत्पादक को स्वयं अपने योग्य विक्रयकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से विक्रय करवाना है। फिर है फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज, जो उत्पाद बार बार क्रय किए जा रहे हैं उनके लिए वितरण लागतों को न्यूनतम रखने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष वितरण से बेचा जा सकता है। फिर है न्यू प्रोडक्ट और बाजार एडप्शन, मार्केट एडप्शन और मार्केट एक्सेप्टेंस, कि जब नए उत्पाद बाजार का स्वीकारीकरण तभी होता है जबकि विक्रय के लिए विशेष प्रयास किए गए हों। फिर है कि सीजनल नेचर, यानी कि जब उत्पाद की मांग मौसमी हो, जैसे भारत में ऊनी वस्त्रों की, जैसे बरसात के मौसम में छाता की, तो इस तरह से हम उनको प्रेषित कर सकते हैं। ये हमारे थे प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेट करते हुए। आगे देखते हैं फैक्टर रिलेटिंग टू कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल स्टेटस भी देखना है। फिर है गुडविल देखनी है बिजनेस की, गुडविल के अकॉर्डिंग भी हम अपने चैनल को चूज़ कर सकते हैं। फिर है हमारा कंट्रोल ऑन चैनल, चैनल पर कंट्रोल किस पर हम स्थापित कर सकते हैं, वो चैनल भी हमको देखना है। फिर है एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन, विद्यमान जो हमारी परंपरा है उनको भी ध्यान में रखते हुए हमको अपने चैनल चूज़ करना है। फिर है प्रोडक्ट मिक्स, फिर है हमारा मैनेजरियल कैपेबिलिटी, एंड लास्ट है हमारा सर्विस टू बी प्रोवाइडेड टू इंटरमीडिएटर्स, मध्यस्थों को उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी हैं। फिर थर्ड देखते हैं रिलेटिंग टू कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, उपभोक्ता विशेषता संबंधित घटक, के सबसे पहला है इसमें कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, के ग्राहकों का क्रय व्यवहार कैसा है, उनको देखते हुए क्या वो उनकी क्रेडिट साख सुविधाएं में रखने की इच्छा है या फिर उनको आफ्टर सेल्स वाली सर्विसेज चाहिए। इस तरह से हमको ये सारी चीज़ें देखते हुए, बिहेवियर देखते हुए हमको अपना चैनल चूज़ करना है। फिर हमारा नंबर ऑफ़ कंज्यूमर क्या है, अगर हमारा नंबर ऑफ़ कंज्यूमर कम है तब हम डायरेक्ट चैनल चूज़ कर सकते हैं, और अगर हमारा नंबर ऑफ़ कंज्यूमर ज़्यादा है तब हम इनडायरेक्ट चैनल को चूज़ कर सकते हैं। फिर है सेंट्रलाइजेशन ऑफ कंज्यूमर्स, ग्राहकों का संकेंद्रण, यानी प्रत्यक्ष विधि का उपयोग तभी करेंगे जब हमारा लिमिटेड एरिया हो, और अगर हमारा एरिया बहुत बड़ा हो या विस्तृत हो तब हम इनडायरेक्ट चैनल को चूज़ कर सकते हैं। फिर है साइज ऑफ ऑर्डर, यानी कि अगर हमारा ऑर्डर मतलब यदि उपभोक्ता कम मात्रा में और कम मूल्य के आदेश देता है और क्रय बारंबारता बढ़ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट चैनल को मतलब फलस्वरूप प्रत्यक्ष वितरण द्वारा उसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती, तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट चैनल को चूज करेंगे। फिर है हमारा कि विशिष्ट स्पेसिफिक नीड्स होती है कभी कभी, तो उनके लिए हम प्रत्यक्ष रूप से ही डायरेक्ट चैनल से ही हम चूज़ करके भेज सकते हैं। फिर फोर्थ है हमारा कि मिडलमैन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे फैक्टर को अफेक्ट करती हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहली है सेल्स पॉसिबिलिटी, कि सेल्स कितनी है उसके हिसाब से देखना है। अगर हमारी सेल्स कम है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विपणन वाहिकाएं ले सकते हैं। अगर हमारी सेल्स ज़्यादा है तो हम इनडायरेक्ट चैनल को चूज़ करेंगे। फिर है हमारी कि अवेलेबिलिटी ऑफ मिडलमैन, के मध्यस्थों की उपलब्धता वितरण वाहिका के निर्णय में मध्यस्थों की उपलब्धता भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि अगर मिडलमैन की ये इच्छा नहीं है कि निर्माता स्वयं ही अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करे, तब वो इनडायरेक्ट जैसी मिडलमैन की इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग हमको सेल करना पड़ता है। फिर है हमारा कि मिडलमैन का एटीट्यूड कैसा है हमारी तरफ, ये मूल्य नियंत्रण और विक्रय की मात्रा
छूटें इत्यादि के विषय में होती है। ये सकारात्मक भी हो सकती है और इनको नकारात्मक में भी लिया जा सकता है। फिर है सर्विसेज वाया मिडलमैन के अगर विक्रय के पश्चात सेवाओं और मरम्मत सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे वाहन विक्रय, टीवी जैसे कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन। इसमें हमारा जो मिडलमैन होता है उसको हम अपॉइंट करते हैं ताकि लोगों को ये सिखा सके, कस्टमर को, कि इनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। फिर है हमारा कॉस्ट ऑफ चैनल कि हमारे चैनल की कॉस्ट कैसी आ रही है। कॉस्ट पर भी हमारे चैनल का सिलेक्शन डिपेंड करता है। अगर हमारे प्रोडक्ट पर हमारा डायरेक्ट चैनल की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तब हम इनडायरेक्ट चैनल को चूज़ करके हम उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर तक फ्लो करवा सकते हैं। ये थे हमारे 4 प्रोडक्ट को मतलब चैनल को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम हमारे जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये हमारे 4 वो पॉइंट्स थे। अब हम 5th में पढ़ते हैं फैक्टर रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, वातावरणीय विशेषता संबंधित घटक। हमने 4 पढ़ ली, मिडलमैन का भी देख लिया कि मिडलमैन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कंज्यूमर की क्या होती है, फिर हमने देखा प्रोडक्ट की क्या होती है, कंपनी की क्या होती है। अब हम देख लेते हैं एनवायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे चैनल को कैसे चूज करते टाइम अफेक्ट करती है। सबसे पहली है फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक दशाएं क्या है हमारी, कि अप्रत्यक्ष वितरण वाहिका अगर राष्ट्र की आर्थिक दशा परिस्थितियाँ उत्साहजनक है तो हम इनडायरेक्ट चैनल को चूज कर सकते हैं ताकि हमारी जो डिमांड और सप्लाई हम उसमें इजीली कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। फिर है हमारा लीगल रेस्ट्रिक्शन, यानी कि सरकारी नीतियों और नियमों का वितरण वाहिका के चयन के निर्णय पर प्रभाव होता है और सरकारी नीतियों के अंतर्गत ही मध्यस्थ संबंधित निर्णय लिए जा सकते हैं। फिर है हमारा चैनल डिसीजन ऑफ कॉम्पिटिटर के प्रतिस्पर्धी का वाहिका निर्णय कैसा है, उस पर भी हमारी डिपेंड करती है। एंड लास्ट है हमारा फिस्कल स्ट्रक्चर के राष्ट्र का राजकोषीय ढांचा भी वितरण वाहिका के महत्वपूर्ण निर्णय को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि भारत में अगर हमारे राज्य की बिक्री कर की दरें राज्यवार अलग अलग होती है तो उपभोक्ता द्वारा चुकाए जाने वाला मूल्य में भी काफ़ी बड़ा हिस्सा अलग अलग हो सकता है। तो हम उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी जो चैनल है उसको चूज़ कर सकते हैं और उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको डायरेक्ट लेना है या इनडायरेक्ट लेना है। ये थे हमारे फैक्टर्स। आज हमने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा है, क्या होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। फिर हमने देखा कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लिए। फिर हमने कि फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट होते हैं वो सारे देख लिए। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।